अपडेट के साथ। मेरा अपडेट आज का ये है कि मैं आपके साथ हर हफ्ते बात करता हूँ, हर हफ्ते आपको बताता हूँ मेरा टाइम टेबल क्या रहेगा, मैं कौन से दफ्तर में होऊंगा और मैं क्या कर रहा हूँगा। फिर मुझे एक ख्याल आया, क्योंकि मुझे रोज़ ये रिक्वेस्ट मिलती हैं, रोज़ ये आके पूछा जाता है कि जी आप ग्लासगो में भी दफ्तर बना दें, वहाँ पे बड़े लोगों को आपसे बात करनी है। फिर मुझे कहा जाता है कि जी आप कहीं वेल्स में, कहीं ब्रिस्टल में दफ्तर बना लें, या आप कहीं कार्डिफ में दफ्तर बना लें, वहाँ पे बड़े लोग हैं जो बात करना चाहते हैं। मुझे बर्मिंघम में, मैं लास्ट वीक बर्मिंघम में था, वहाँ पे बहुत बिजी दिन गुजरा और लोग यही कह रहे थे कि जी सारा हफ्ता, सारा महीना आप यहाँ पे नहीं होते, सिर्फ एक दिन आते हैं, तो वो बात नहीं बनती। तो मैं सोच रहा था कि इस चीज़ का क्या हल निकाला जा सकता है। अब हफ्ते में 5 वर्किंग डेज होते हैं, अब मैं 4 दफ्तर बना के अगर 5 वर्किंग डेज के अंदर उससे ज़्यादा करने की कोशिश करूँगा तो उससे ज़्यादा तो इम्पॉसिबल है। सो मैंने फिर एक चीज़ नहीं सोची, जो मैं एक एक्सपेरिमेंट करने जा रहा हूँ, जहाँ मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत है, जो मैंने पहले भी मैंशन किया था। और वो ये चीज़ है कि अब आप चाहे ग्लासगो में हैं, अब आप चाहे ब्रिस्टल में हैं, चाहे आप कार्डिफ में हैं, चाहे बर्मिंघम में हैं, कहीं पे भी आप हैं, आप मुझसे बात कर सकते हैं। और बात कैसे? हमारी फेस टू फेस बात हो सकती है। आपके पास अगर एक स्मार्टफोन है, या आपके पास अपना कंप्यूटर है, या आपके पास आईपैड है, इनमें से कोई भी चीज़ें आपके पास हों, तो आप उनके थ्रू मेरे साथ आप बातचीत कर सकते हैं। अब मैं टेक्नोलॉजी का सहारा ले रहा हूं और मैं उसमें कोशिश ये कर रहा हूं कि मुझे ऐसी साफ और शफाफ तस्वीर के साथ और पिक्चर क्वालिटी के साथ और आवाज़ की क्वालिटी के साथ मुझे ऐसी चीज़ें मौजूद हों जिनके साथ मैं आपके साथ अब बात कर सकता हूँ। अगर आप मेरे साथ बात करना चाहते हैं तो आप एक फेस टू फेस कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं, जहाँ पे हम फिजिकली साथ साथ नहीं बैठे होंगे, यानी कि आप मेरे सामने मेज के उस तरफ नहीं बैठे होंगे, लेकिन आप एक कैमरे की तरफ या आप एक फ़ोन की दूसरी तरफ बैठे होंगे और आपकी और मेरी बहुत आराम से, बहुत क्लियरली बात हो सकती है। मैं जो अब एक नई चीज़ करने जा रहा हूँ उसमें ये कि अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप दिखाना चाहते हैं, वो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो वो भी की जा सकती है, उसमें भी कोई मसला नहीं। लेकिन हमारे इस प्रोग्राम का जो प्लेटफॉर्म है, उस प्रोग्राम के इस प्लेटफॉर्म को ही मैं आगे बढ़ाना चाह रहा हूं कि हम हर जगह पे इसी चीज़ को कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आप मुझसे कुछ किसी किस्म का रब्ता रखना चाहते हैं तो वो इस तरह से आपके लिए पॉसिबल होगा। मैनचेस्टर का इंशाल्लाह इस हफ्ते फिर प्रोग्राम है। मैनचेस्टर में जाऊंगा पर्सनली और वहाँ पे जाके मिलूंगा, क्योंकि वहाँ मुझे खुद बैठ के काम करना पड़ता है। बट अदर देन दैट, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप कहीं से भी किसी भी वक्त मुझसे रब्ता कर सकते हैं और हम उसके ऊपर आपका कॉन्टैक्ट लेके चल सकते हैं। सिर्फ आपको दफ्तर के नंबर पर फ़ोन करना है और अपना रजिस्टर करना है इंटरेस्ट, और वहाँ से फिर आगे से हम संभाल लेते हैं। अब बात आती है हमारे कोई कानूनी अपडेट्स के बारे में, या कोई और ऐसी चीज़ जिसके ऊपर मैं आपसे हर हफ्ते की तरह कोई बात करना चाहता हूँ। आज फिर मेरे पास एक दो मैटर्स ऐसे आए जहाँ पे मैं पढ़ के देख के हैरान हो रहा था, और ये एक किस्म की एक रेगुलर किस्म की चीज़ बनती जा रही है कि बहुत ज़्यादा सामने आती है। आप एप्लीकेशन डालते हैं बच्चों की बेस पे, आपके बच्चों को यहाँ पे टाइम कुछ गुजर गया और आप उसकी बेस पे डालते हैं। अगर तो बच्चों को 7 साल से ज़्यादा गुजर चुके तो मैं उसके ऊपर भी कहता हूँ कि 7 साल होते ही फ़ौरन अप्लाई करने की बजाय थोड़ा सा हाथ रोक के रखें, थोड़ा सा वेट कर लें, थोड़ा सा टाइम और गुजरने दें कि इसको थोड़ा और स्ट्रॉन्ग होने दें। अगर आपके बच्चे यहीं पैदा हुए हैं तो फिर तो ये आपके लिए बेस्ट है। अगर आपके बच्चे यहाँ पैदा नहीं हुए, आप जब आए थे, बच्चे आपके साथ आए थे, 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का आपका बच्चा था, और फिर इसको 7 साल गुजर जाते हैं, जैसे ही 7 साल गुजरते फौरन एप्लीकेशन डालें, बिकॉज तब आपके केस में उसी दिन से जान पड़ जाती है। मैं उन केसेस की बात कर रहा हूं जहां पे बच्चों को अभी यहां पे 7 साल नहीं हुए, और अब एक केस के अंदर मैं देख रहा था, अब आज तो बल्कि 2 या 3 केसेस ऐसे थे। मैं फिंचली में अपॉइंटमेंट्स कर रहा था। बाय द वे, फिंचली में हमने अपना हेड ऑफिस जो यूरोप का बनाया है वो तो है, लेकिन अब मैं रोज़ाना फिंचली में बैठ के वहाँ से अपॉइंटमेंट्स करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप रब्ता करना चाहें तो वो देख सकते हैं। कहने का मतलब, जो मैं जिस बात की तरफ आना चाह रहा था वो ये था कि आज जब मैं अपॉइंटमेंट्स कर रहा था तो वहाँ मेरे सामने आज 3 केसेस ऐसे आए हैं जहाँ पे लोगों ने अपने केसेस डाले। ठीक है, केस आपको डालना चाहिए, इलीगल बैठे रहने से और कोई एप्लीकेशन डाले बगैर कोई फ़ायदा नहीं आपको मिलेगा। एप्लीकेशन ज़रूर डालें, चाहे वो रिफ्यूज़ होती है, डजेंट मैटर, लेकिन डालें ज़रूर। उन्होंने एप्लीकेशंस डाली बच्चों के साथ और एप्लीकेशंस रिफ्यूज़ हुई। अब बजाय इससे कि वो अपने आप को सिस्टम में साथ साथ रख के चलते रहें और अपने आप को महफूज भी रखें, अपने चांसेस को भी महफूज रखें, उन्होंने क्या किया कि अभी बच्चों को आए हुए सिर्फ 5.5 साल हुए, 6 साल हुए, 6.5 साल हुए, और उन्होंने पूरा एड़ी चोटी का जोर लगा दिया कि उनको अपील का राइट मिले। मैं इस चीज़ के मुखालिफ क्यों हूं? क्योंकि अगर
मुझे एक केस में नजर आ रहा है कि मुझे कल सुबह जज के सामने खड़ा कर दो, लेकिन इस केस में उतनी जान नहीं है कि मैं इसको जीत सकूंगा, तो मैं उस अपील में नहीं जाना चाहता। मैं इंतजार करना चाहता हूं कि जब तक वो केस मैच्योर ना हो जाए, वो आम पक ना जाए, मैं उसको तब तक खाना नहीं चाहता। अगर आपके केस को अभी ऐसा टाइम नहीं हुआ कि जिसमें आप कह सकें कि इसमें वो जान है कि आप जाके जज के सामने जीत सकते हैं, तो आप क्या करने जा रहे हैं अपील में? अब एक केस जो आज फॉर एग्जांपल एक केस था, 6.5 साल बच्चे को हुए यहाँ पे, और वो बच्चा पैदा यहीं पर हुआ था और कोर्ट में जाके लड़ रहे हैं। बाबा किस चीज पर लड़ रहे हैं? केस तो आप जीत ही नहीं सकते क्योंकि 6.5 साल हुए हैं। आप किसी कानून में उसको ला ही नहीं सकते बच्चे को क्योंकि 7 साल कंप्लीट ही नहीं हुए अभी। तो आप अपील में क्या करने जा रहे हैं? अब वही हुआ, आप अपील में गए, अपील में पिट पिटा के बिल्कुल जज ने आपको निकाल दिया वहां से, आपका केस रिफ्यूज होता है। अब आप अपर ट्राइब्यूनल में जा रहे हैं, अपर ट्राइब्यूनल के आगे भी आप डायरेक्टली अपील कर रहे हैं, वो सारा कुछ भी रिफ्यूज हो गया। एक केस में तो कोर्ट ऑफ अपील तक गए हुए, वहां से भी परमिशन रिफ्यूज हो गई। अब ये सब कुछ करने का फायदा और उसका नुकसान क्या है? फायदा जीरो, कुछ भी नहीं, बिकॉज आपके केस में जान है ही नहीं, अभी उसको मिल ही नहीं सकता स्टेटस। नुकसान, आपने अब जब नई एप्लीकेशन करनी, अब बच्चा 7.5 साल का हो गया, अब आप एप्लीकेशन करते हैं तो होम ऑफिस के पास एक जवाब है कि भाई अभी साल पहले तो आपको जज ने रिफ्यूज किया था कि आपका केस नहीं बनता, तो हम कैसे आपको अब स्टेटस दें? रिफ्यूजल हो गया। अब उसके ऊपर अगर आपने बड़ा जोर लगा भी लिया, ह्यूमन राइट्स एक्ट ये वो सारा कुछ कर करा के आपको कहीं पे अपील का राइट मिल जाता दोबारा। अब आप दोबारा जज के सामने जाते हैं। अब जिस जज के सामने भी आप जाएंगे, उस जज के लिए स्टार्टिंग पॉइंट होगा पुराने जज की डिटर्मिनेशन, जिसके ऊपर देख के उसने अगले केस का फैसला करना। आपने ऑलरेडी इतनी नेगेटिविटी अपने केस के साथ जोड़ ली कि बाय द टाइम आप नए जज के सामने जाते हैं तो उसको ऑलरेडी पुराने जज की सारी नेगेटिव फाइंडिंग्स जो आपके केस में हुई हुई हैं उसके सामने मौजूद है। एक सिंपल चीज याद रखें, जजेस मशीन्स नहीं होते, जजेस भी इंसान होते हैं। अगर आप और मैं बैठ के किसी की बुराई सुनते हैं और हमें नजर आता है कि यार ये बंदा तो बड़ा बुरा है, इससे दूर ही रहो, आप ऐसा महसूस करते हैं क्योंकि आपने कुछ देखा उसके बारे में। तो जजेस क्यों डिफरेंट होंगे? अगर आपके केस के बारे में एक जज के नेगेटिव रिमार्क्स हैं जो इस नए जज को नजर आ रहे हैं, तो वो आपको पॉजिटिवली तो नहीं देखेगा। यही बात है जिस वजह से मैं कहता हूं अपने केस को अपील में तब लेके जाएं जब उसका पूरा पूरा मौका बनता है उसको जीतने का, उसको लड़ने का। तो फिर तो सेंस बनती है कि आप कोर्ट में जाएं और जाकर उसको फाइट करें। अगर आपके केस में उस वक्त जान ही नहीं है तो आप क्या करने जा रहे हैं? अब इसी पॉइंट से रिलेटेड दूसरी चीज, कई अपील्स ऐसी होती जिसमें कोई एविडेंस है ही नहीं। बच्चों का एविडेंस लगाया हुआ, जी स्कूल से लेटर लिया था, हाँ जी लिया था, दिखाएं। अब 2 लाइनें लिखी हुई हैं, ये इस बच्चे ने फलानी डेट को स्कूल ज्वाइन किया था, इसकी अटेंडेंस सेटिस्फैक्ट्री। इससे क्या बनता है जी? नथिंग। और कोई एविडेंस लगाया जी, हाँ जी बच्चों की तस्वीरें लगाई थी। बच्चों की तस्वीरें क्या है? वो छोटा सा बच्चा बैठा हुआ है केक के पास, केक काट के वो कैंडल्स बुझा रहा है, वो उसकी तस्वीर लगा दी। उससे क्या बनेगा जी? नथिंग। आप मकसद देखें उन तस्वीरों का क्या है। तस्वीरों का मकसद तब हासिल होता है जब उन तस्वीरों से शो हो कि ये बच्चा कितना सेटल्ड है अपनी लाइफ में और ये कितना और लोगों के साथ यहाँ पे इंटरैक्ट करता है, कितना इंटीग्रेट हो चुका है इस सोसाइटी में। अब वही बात कि एक पाकिस्तानी बंदा बैठा हुआ है तो उसकी पाकिस्तानी फैमिली है और बच्चे के साथ सारे देसी बच्चे बैठे हुए हैं, तो फिर तो कोई इंटीग्रेशन नहीं हुई ना। लेकिन हाँ, अगर वो बैठा हुआ है, उसके साथ डिफरेंट उसके स्कूल के बच्चे बैठे हुए हैं जो डिफरेंट नेशनैलिटीज़ के हैं, डिफरेंट रेसेस के हैं, तो फिर बात अच्छी बनती है क्योंकि उससे नज़र आता है कि आपकी इंटीग्रेशन उस बच्चे की हुई है। ये सारी चीज़ें वो हैं जो आपके एविडेंस का हिस्सा हैं। जब आप कोर्ट में जाते हैं, एविडेंस के बगैर जाएंगे तो पिट-पिटा के निकलेंगे और तो कुछ भी नहीं होगा। अपनी तैयारी बेहतर करें, अपना एविडेंस सही करें, अपनी रिप्रेजेंटेशन ठीक करें और फिर कोर्ट में जाएं, तब जाके बात बनती। नाज़रीन, अब हमारी पहली ब्रेक का टाइम हो रहा है। ब्रेक से वापस आते हैं, फिर अपना सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। थोड़ी सी देर में दोबारा मिलते हैं। नाज़रीन, दोबारा आपको खुशामदीद कहता हूँ। अपना प्रोग्राम अब सवाल जवाब की तरफ लेके चलते हैं। इससे पहले कि मैं वो चीज़ शुरू करूँ, मैं सिर्फ एक बात और कहना चाहता हूँ। जब आप अपने केसेस की तैयारी करने की बात करते हैं, मुझे बहुत सारे ये भी सवाल आते रहते हैं कि जी आपकी जो अपील आने वाली है अब उसका क्या करना है। मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ कि
बेहतर है कि आप पहले, अब फॉर एग्जांपल आज हमें एक नोटिस ऑफ हेयरिंग आता है, हम उसका बताते हैं कि जी उसकी जनवरी में हेयरिंग आई है। हम क्या करना चाहते हैं, जो मैं एक चीज़ करना चाहता हूँ वो ये कि हम अभी बैठे उसके ऊपर बात करें, हम उसके ऊपर देखें कि उसके इसमें किस चीज़ की तैयारी की ज़रूरत है, कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है, वो क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए। उनकी हम डेडलाइंस अपनी वो रखें कि ये डेडलाइंस कब कब की हैं, कि हमने कब क्या चीज़ लेके चलनी है, कौन से डॉक्यूमेंट्स कब तक देने हैं। आपको पता होना चाहिए कि आपने कौन से डॉक्यूमेंट्स लाने हैं, हमें पता होना चाहिए हमने कौन से डॉक्यूमेंट्स सबमिट कराने हैं। ये सारी चीज़ें आपकी ड्यूटीज़ आपको पता हो, हमारी ड्यूटीज़ हमें पता हो, और वहाँ से फिर हम लेके चलें तो फिर बात बनती है। मेरा ख्याल है कि ये अगर आप एक टाइम टेबल बना के चलें और आपको पहले से पता हो कि आपने किस तरह से अपने केस की तैयारी करनी है, तो फिर आपकी जो आगे से अपील हेयरिंग होगी उसके कामयाब होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। उसमें फिर ये फ़ायदा है कि आपको ये भी पता है कि आपकी रिप्रेजेंटेशन कौन कर रहा है, कौन कोर्ट में आपके लिए प्रेजेंट कर रहा है केस को, आपकी उनसे पहले मुलाकात हो चुकी होती है, आप समझते हैं, जानते हैं। तब जब आपका केस आगे चलता है तो उसमें आपके चांसेस बहुत बेहतर हो जाते हैं। ठीक है जी। अब चेक करते हैं, अगर हमारी कोई कॉल्स इंतज़ार पे हैं तो फिर हम सीधे अपनी कॉल्स देते हैं। जी हेलो। हेलो जी हेलो। जी हेलो बुखारी साहब, अस्सलाम वालेकुम। जनाब वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं? सर अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत। मुझे मालूम ये करना था कि मेरी बेटी 10 साल की हो चुकी है हाँ और मैंने उसका केस डाला तो उन्होंने ये कह के रिफ्यूज़ कर दिया कि क्या ऐसी रीज़न है कि ये पाकिस्तान में नहीं रह सकती। पहले उन्होंने हमारा इंटरव्यू किया, मुझे अलग बिठाला, फिर उसके बाद वाइफ को अलग बुलाया। अच्छा। हमने ऑनेस्टली बता दिया कि हम पाकिस्तान कॉल करते हैं। जो उन्होंने हमसे जैसा पूछा कि आपके फादर हैं तो उसके बाद उन्होंने दोनों के इंटरव्यू सेपरेट लेके फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि जी आप घर में उर्दू बोलते हैं, आपकी बेटी आपके साथ पाकिस्तान क्यों नहीं जा सकती, आपके हमारे रिलेटिव भी हैं और आपको 10 साल भले हो गए हैं लेकिन हम आपको वीज़ा नहीं दे सकते। उसके बाद जब उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया तो बाद में उन्होंने मेरा ड्राइविंग लाइसेंस भी कैंसिल कर दिया। वो लेटर आ गया कि आपका स्टे यहाँ जो है इस कंट्री में इलीगल है जी। और हम आपका ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल कर रहे हैं और अब हम आगे जो है आपकी नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस की फैसिलिटी भी वापस ले रहे हैं। जी। तो सर मुझे बताइए कि इसमें क्या आप सजेस्ट करते हैं कि हम आप मुझे पहली चीज़ ये बताइए कि बच्ची आपकी यहीं पैदा हुई हुई है? जी 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 यहीं पैदा हुई। तो बच्ची आपकी यहाँ पैदा हुई, आपने उसके रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया था एज ए ब्रिटिश नेशनल? नहीं, उसके अभी अब करना है। अब करना है, ओके। चले, मैं इसी बात पे हैरान हो रहा हूँ कि है उसको इस बात पे कैसे रिफ्यूज कर सकते हैं। अच्छा, तो ये जो आप कह रहे इंटरव्यू हुए अलग-अलग किया, ये कोर्ट ने किया था कि होम ऑफिस ने किया था? नहीं, कोर्ट ने किया था, ओके। चलें, ठीक है। चलें सर, आपका देखिए, आप वो क्लासिक एग्जाम्पल बन जाता है। अब आपको जब कोर्ट में बुलाया जाता है, क्या आपने उसकी तैयारी की थी? क्या आपको मालूम था कि किस तरह के सवाल जवाब किए जा सकते हैं? क्या आपको मालूम था कि किस कानून के तहत आप कोर्ट में जा रहे हैं? क्या आपको मालूम था कि आपका एविडेंस इतना स्ट्रांग है कि नहीं कि वो स्टैंड कर सकता है? अब 10 साल आपकी बच्ची को यहाँ पर हो गए, ठीक है, बच्ची पैदा यहाँ पर हुई और अब उसको ये कह के निकाल दिया जाए कि नहीं जी वो अपने माँ बाप के साथ जाके रह सकती है, तो कोई सेंस नहीं बनती। आपके पास जो एविडेंस होना चाहिए था वो आपका ये होना चाहिए था कि जी हमारी जो बच्ची की जो लाइफ चल रही है अब यहाँ पे, वो अपने स्कूल में है, उसके फ्रेंड्स हैं, उसके क्लास फेलोज़ हैं, उसके और कोई जो भी लाइफ चल रही है, उन सारी चीज़ों को देखते हुए आपको फैसला करना है कि क्या इस बच्ची को यहाँ से निकालना रीजनेबल है या नहीं है। अब तो खैर वो चीज़ आपकी अब गुजर गई, वो आपकी एविडेंस की स्टेज थी, उस पर मेरा ख्याल है आप बहुत अनलकी रहे हैं कि या तो आपका एविडेंस सही नहीं था या आपको बहुत ही सख्त जज मिल गया जिसने इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया। अदरवाइज 10 ईयर्स की बेस पे तो काम आपका होना चाहिए था। अब तो वो टाइम है कि जब आपने मुश्किल वक्त गुजार लिया, अब तो आपको स्टेटस मिलने वाली बात थी। सो ये काम आपका होना चाहिए था। बट इन एनी इवेंट बच्ची आपकी क्योंकि यहीं पे पैदा हुई, 10 साल उसके अब हो गए हैं अगर, तो आप उसको फ़ौरन रजिस्टर कराएं एज ए ब्रिटिश नेशनल। उसको रजिस्टर करा के जब उसकी ब्रिटिश नेशनलिटी हो जाती है तो फिर एक नए सिरे से प्रॉपर एविडेंस के साथ दोबारा केस बनाइएगा और फिर इसको सबमिट कीजिएगा। आपका काम होना चाहिए। जैसा मैंने कहा, अगर आप प्रॉपर एविडेंस नहीं लगाएंगे, क्योंकि मुझे यही लगता है कि एक बच्चा जो 10 साल यहाँ पे गुजार लेता है उसको वाकई अनरीजनेबल होगा कि उसको यहाँ से निकाला जाए। अगर आप कहते हैं कि नहीं जी बच्चे को कोई मसला नहीं होगा, बच्चे को कोई इशू नहीं होगा, अगर आपने कोर्ट में जाके कहा हाँ जी लैंग्वेज में भी कोई इशू नहीं है, वो वहाँ जाके रह भी सकती है, उसको कोई वो अपनी स्टडीज़ के अंदर भी इशू नहीं होगा, वो वहाँ पे भी जाके कैचअप कर लेगी, फैमिली वाले भी बहुत सारे हैं उनके अंदर भी इंटीग्रेट हो जाएगी, तो फिर कोई अगर कोई वाकई कोई मसला नहीं तो फिर तो आप वाकई जा सकते हैं वापस। लेकिन अगर आप समझते हैं कि नहीं बच्ची का वापस ले जाना
वाकई अनरीजनेबल होगा और उसको वाकई प्रॉब्लम होगी, तो फिर आपके केस की यहाँ पे कोई ना कोई सेंस बननी चाहिए। आपके केस में जैसे उसको ब्रिटिश नेशनलिटी मिल जाती है, जैसे उसकी रजिस्ट्रेशन हो जाती है एज ए ब्रिटिश नेशनल, आई वुड सजेस्ट नया केस तैयार कीजिए, नया एविडेंस तैयार कीजिए। जो आपकी वीकनेसेस इस डिटर्मिनेशन में जज की तरफ से आइडेंटिफाई की गई हैं, उन वीकनेसेस को अपने स्ट्रेंथ्स के अंदर तब्दील कीजिए और उसके बाद एप्लीकेशन डाल के फिर उसको फाइट कीजिएगा। मेरा ख्याल है उस तरह से ही आपका काम बनना चाहिए। बनने वाला टाइम तो आपका आ चुका है। ऑलराइट सर, बेस्ट ऑफ लक विद दैट। अच्छा जी, अच्छा मुझे बताया जा रहा है जी अभी कोई कॉल वेट नहीं कर रही। कमाल है, आज तो ये चीज़ पहले कभी नहीं होती कि आज कोई कॉल इंतजार नहीं कर रही। अब यही जो पॉइंट चल रहा है, हम इसी के ऊपर आगे चलते हैं फिर, जब तक कि कोई और कॉल्स ऐसी नहीं आती जिनको हम ले सकते हैं। अब हम 10 ईयर्स की जो बात कर रहे हैं अक्सर लोगों को इसका पता नहीं होता कि 10 ईयर्स का रूल कहता क्या है, ये कानून है क्या, बला क्या है। 10 ईयर्स का कानून सिंपली ये है, अगर आपके बच्ची जो यहाँ पे पैदा होता है, अगर उस बच्चे को यहाँ पे रहते हुए कंटिन्यूसली 10 ईयर्स गुजर जाते हैं, तो उन कंटिन्यूस 10 ईयर्स की बेस पे आप उस बच्चे को रजिस्टर करा सकते हैं एज ए ब्रिटिश नेशनल। सो अगर वो बच्चा यहाँ पे रजिस्टर हो जाता है, फिर उसकी क्या वैल्यू बनती है केस की। अब जिस तरह मैंने इनके केस में पहले बताया कि बच्चा जब रजिस्टर हो जाता है, अब आप आते हैं उस डिफरेंट तरह की केस लॉ के ऊपर जहाँ पे यूरोपियन कोर्ट्स की तरफ से बहुत इंफॉर्मेशन दी गई है। खास तौर पे एक केस है जेडेश तांजानिया के नाम से। अब उस केस के अंदर खास तौर पे इस चीज़ के ऊपर बात की जाती है कि एक बच्चा जो ब्रिटिश नेशनल है, उस बच्चे को यहाँ पे अगर रखा जा रहा है, वो यूके में चल रहा है, ब्रिटिश नेशनल है और उसने अपने माँ बाप के साथ रहना है, वो उनके ऊपर कंप्लीटली डिपेंडेंट है, तो क्या माँ बाप को स्टेटस मिल सकता है साथ? क्योंकि उस बच्चे को तो निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर उसके माँ बाप को निकाला जाता है तो उस बच्चे को भी मजबूरन जाना पड़ेगा। उस बेसिस पे उसके माँ बाप को भी स्टेटस मिल सकता है। मेरा ख्याल है हमारे सिस्टम के अंदर कुछ हलचल हुई है और एक कॉल थ्रू हो गई है। अब उनकी कॉल लेते हैं जी। हेलो 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 जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सर मैंने पूछना था कि मैंने ब्रिटिश से शादी की थी, तो मुझे पिछले 3 साल पे डिस्क्रिशनल लीव मिली थी, फिर अगले 3 साल की मिली थी जो कि 2016 में मेरी खत्म होनी है। तो क्या मैंने इंडेफिनिट मिलना है, तो क्या मैंने टेस्ट पास करना है कि नहीं? ओके, कौन से टेस्ट की बात कर रहे हैं आप? जो इंग्लिश का जो टेस्ट है, जो यूके के लिए जो कहते हैं क्या, लाइफ इन द यूके टेस्ट होता है जी। या ओके चलें, ठीक है, मैं बताता हूँ। और कुछ पूछना है आपने? नहीं, बस मैंने यही पूछना था कि मेरे लिए टेस्ट जरूरी है क्योंकि मुझे आउट ऑफ कंट्री रूल्स से मिला था ना जिसको। जी ठीक है, मैं समझता हूँ। देखिए, आपके ऊपर डिस्क्रेशनरी रूल्स अप्लाई होते हैं। डिस्क्रेशनरी रूल्स कोई भी नहीं है। डिस्क्रेशन का मतलब ये होता है कि उन्होंने देखा कि उनके पूरे केस को देखते हुए, आपके केस को देखते हुए उसमें जान बनती है कि नहीं कि आपको स्टेटस दिया जाए, और उन्होंने ये फैसला किया कि जी कानून के अंदर तो आपका स्टेटस नहीं बनता, लेकिन आपके सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि जिसकी बेस पे आपको स्टेटस दिया जा सकता है, जिसके ऊपर डिस्क्रेशनरी लीव आपको दी गई 3 साल की। अब वो 3 साल की आप आगे एक्सटेंशन भी ले चुकी हैं। अब जब आपके 6 साल कंप्लीट हो रहे होते हैं 2016 में, तो आपने अप्लाई करना है इंडेफिनिट लीव के लिए। इंडेफिनिट लीव की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उनके अंदर इंग्लिश लैंग्वेज की टेस्ट भी आता है, यानी आपको B1 लेवल करना होता है। उसके अंदर आपका वो भी आता है, लाइफ इन द यूके टेस्ट भी करना होता है। आपकी कोई क्रिमिनलिटी नहीं होनी चाहिए, यानी आपको कोई क्रिमिनल कन्विक्शंस वगैरह नहीं होनी चाहिए, वो पॉइंट भी उसके अंदर आता है। सो मेरी नज़र में बेहतरीन यही है कि आप ये सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर लें। अगर किसी वजह से आप इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट नहीं कर सकती, लाइफ इन द यूके टेस्ट तो आपको करना चाहिए। अगर आप दूसरा टेस्ट किसी वजह से नहीं कर सकती, आपका लेवल उसके अंदर कहीं नरम होता है, कोई कम होता है, तो उसकी बेस पे आप उनको कह सकते हैं कि जी अगर ये रिक्वायरमेंट आप फिर भी एनफोर्स करना चाहते हैं तो मेरी डिस्क्रिशनल लीव थी, मुझे उस बेस पे ये रिक्वायरमेंट पूरी करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। लेकिन वो एक आर्ग्यूमेंट करने वाली बात है कि उस पर वो सेंस बनती है कि नहीं। अदरवाइज़ मैं हमेशा ये सजेस्ट करता हूँ कि टारगेट को अपने दिमाग में रखें। टारगेट क्या है? आपने अपनी लीव ऑब्टेन करनी है। लीव ऑब्टेन करने के लिए आप उसको एक सीधे रास्ते से भी लेके जा सकते हैं, और आप उसको आर्ग्यूमेंट्स करके और जो छोटी छोटी चीज़ें जोड़ के लेके चलते हैं कि जी ये चीज़ ऐसी जो होनी चाहिए वो तो नहीं है, लेकिन आप ये ले लें, ये चीज़ देख लें उसकी जगह पे। या आपने फॉर एग्जांपल इंग्लिश टेस्ट करना है एक लेवल का, आप उस लेवल तक नहीं पहुंच सकते, आप कहते हैं जी उस लेवल पे तो नहीं, लेकिन इसको देख लें और फिर कंपैशन ग्राउंड्स पे दे दें। ये हर चीज़ करते हुए आप अपने टारगेट को अचीव करने में और मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। वो मुश्किलात आपकी जितनी बढ़ती जाएंगी, आपके चांसेस उतने कम होते जाएंगे।
सो मेरी नज़र में बेस्ट चीज़ यही होती है कि जो रिक्वायरमेंट्स आपकी बनती हैं उन तमाम रिक्वायरमेंट्स को इकट्ठे पूरा करें और पूरा करके तब आप अप्लाई करेंगे तो फिर आपको इशू नहीं बनेगा। ऑलराइट जी, बेस्ट ऑफ लक विद दैट जी। और कोई कॉल है सर? हेलो हेलो, जी। अस्सलाम वालेकुम सर जी। जी वालेकुम। जी, इसलिए मैंने सवाल पूछना था। मेरे हस्बैंड रोमानियन है। आपके हस्बैंड क्या हैं? रोमानियन नेशनल ओके है जी। जी। मैं यूके ਦੇ स्टूडेंट हाँ। मेरा वीजा एक्सपायर होने वाला है। हाँ मैं चर्च ਵਿੱਚ शादी की हुई है। मैं जो ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਵਾਪਸ ਜਾਣੀ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਕੇ ਆਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਮੈਂ यूके ਆ ਸਕਦੀ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਰੋਮਾਨੀ ਆਣਾ ਪਏਗਾ? ਓਕੇ। ਹਸਬੈਂਡ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਸਬੈਂਡ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਟੈਕਸ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਜਿਵੇਂ ਆਨੀ ਆ, ਤਾਂ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਇੰਗਲੈਂਡ ਆਣਾ ਪਏਗਾ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਰੋਮਾਨੀਆ ਆਣਾ ਪਏਗਾ? ਓਕੇ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਮੇਨੀਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੈਂਡ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਟ੍ਰੀਟੀ ਰਾਈਟਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਲਿਡ ਮੈਰਿਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਚਰਚ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚਰਚ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੈਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਹਾਂਜੀ ਸਿਰਫ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ, ਸਿਰਫ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਰਫ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਮੈਰਿਜ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਸਿੰਪਲੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਯੂਕੇ ਲਾਅ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਰਿਜ ਨੂੰ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰੇ। ਜਦੋਂ ਯੂਕੇ ਲਾਅ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਰਿਜ ਨੂੰ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਬੇਸ ਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਯੂਰਪੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ, ਉਹ ਟ੍ਰੀਟੀ ਰਾਈਟਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਯੂਕੇ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। तो एक यूरोपीयन नैशनल जब यूके आके कम करता है तो रहिंदा है तो उन्होंने इत्थे दा स्टेटस एज ए यूरोपीयन नैशनल फिर बन जाता है। तो तुसी अगर ਉਹਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਐਜ਼ ਅ ਸਪਾਊਸ ਜਾਂ ਐਜ਼ ਅ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੇਟਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇਨਕਮ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜੈਨੂਇਨ ਤੇ ਸਬਸਿਸਟਿੰਗ ਮੈਰਿਜ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਪਾਂਸਰ ਹਸਬੈਂਡ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਟ੍ਰੀਟੀ ਰਾਈਟਸ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। अगर वो सारा कुछ हो सकता है तो फिर तुसी इत्थों एप्लीकेशन पा सकते हो। अगर तुसी प्रेफर करते हो कि नहीं जी मैं इत्थों एप्लीकेशन नहीं पानी, मैं जाके वापस इंडिया एप्लीकेशन पानी है, तुसी उत्थों भी कर सकते हो। अगर तुसी कहते हो कि जी मैं यूके नहीं आके रहना चाहती, मैं रोमेनिया जाना चाहती हैं, तो फिर तुसी रोमेनिया के लिए एप्लीकेशन करोगे, वो फिर तुसी रोमेनियन एम्बेसी करोगे तो तुहाडे हसबैंड नूं भी फिर रोमेनिया होना पैना। लेकिन अगर तुसी रोमेनिया नहीं जाना चाहते हो, तुसी यूके आके रहना चाहते हो, हसबैंड तुहाडे यूके च रह रहे हैं तो काम कर रहे हैं, तो फिर इत्थे दा तुहाडा वीज़ा हो सकता है। कोई उस ते मैनूं कोई ऐसी मुश्किल चीज़ नज़र नहीं आती। अगर तुहाडी मैरिज बिल्कुल जैनुइन ते सबसिस्टिंग चल रही है, तुसी नाल रह रहे हो और हसबैंड तुहाडा काम कर रहा है, टैक्स पे कर रहा है, उसका सारा प्रूफ मौजूद है इत्थे अपने ट्रीटी राइट्स एक्सरसाइज करन दा, तो फिर कोई मसला नहीं। ऑलराइट जी, बेस्ट ऑफ लक। अगला सवाल लेते हैं जी। हेलो हेलो जी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर मेरा अभी आपका प्रोग्राम सुन रहा था तो मेरा ये 7 years के बेस पे ही सवाल भी है और बाकी व्यूअर्स के लिए एक आंसर भी है जी। सर ये है कि हमारा 2013 में 7 years के बेस पे केस अप्लाई किया था जो कि रिफ्यूज हो गया। फिर हम लोग हाई कोर्ट में गए, फिर कंसेंट ऑर्डर साइन हुआ, फिर उसके बाद हम लोग फर्स्ट ट्राइब्यूनल से अपील विन कर गए थे 6 महीने पहले। ठीक। तो हमारी अपील आर्टिकल 8 में हुई थी, बच्चे की सेक्शन 276 AD में। ठीक। काफी टाइम से आपका प्रोग्राम में देख रहा था सर, आप ये कहते हैं कि इंग्लिश बोलो इंग्लिश बोलो, फिर हमने वहाँ जाके मैंने जाके वहाँ इंग्लिश बोली। इंग्लिश हैज मेड अ बिग डिफरेंस। मैं सबको बताता हूँ कि जब तक आप इंग्लिश नहीं बोलोगे वहाँ जाके वो आपके फेवर में डिसीजन नहीं करेंगे फर्स्ट ट्राइब्यूनल वाले। जज ने हमारे फेवर में डिसीजन किया, बल्कि होम ऑफिस वाली जो वो थी वो काफी क्या कहते हैं हेल्पिंग थी कि हम लोगों को किक आउट करें कंट्री से। तो हमने वहाँ से अपील विन किया। अब अपील हमें विन किया 6 महीने हो गए। होम ऑफिस उसके बाद 14 डेज के अंदर इसको चैलेंज भी नहीं किया, है ना। तो हमारा बच्चा नियरली 10 years का होने वाला है, पर अभी तक हमने प्री एक्शन किया, अभी तक होम ऑफिस ने हमें स्टेटस नहीं दिया है। वो कह रहे हैं कि 3 months में हम दोबारा इसको रिव्यू करेंगे। ठीक है। तो हम मेरे बाकी व्यूअर्स के लिए ये बताना है कि इंग्लिश
इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक आप बिल्कुल है। इंग्लिश नहीं बोलेंगे वहाँ जाके तो आपका केस नहीं शुरू होगा। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। मैं सिर्फ साथ इसमें सिर्फ एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ कि इमिग्रेशन एक्ट 2014 का। मैं जब बार बार इंटीग्रेशन की बात करता हूँ, जब मैं लैंग्वेज की बात करता हूँ, बच्चों की लैंग्वेज स्किल्स की बात करता हूँ, जब आप ये इंग्लिश की लैंग्वेज रिक्वायरमेंट ले आते हैं ना बीच में, तो उनको नज़र आता है कि ये फैमिली, ये बच्चे इतने इंटीग्रेट हो चुके हैं कि ये यहाँ पे कल को बेहतरीन सिटीजन्स बन सकते हैं। अगर इनकी अर्निंग कैपेसिटी भी है, ये किसी के ऊपर बोझ नहीं बनेंगे। अगर ये इंग्लिश बोलते हैं तो ये इंटीग्रेट भी हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें बीच में हेल्पफुल रहती हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉल सर, आपके ये कॉन्ट्रीब्यूशन का बहुत बहुत शुक्रिया। अब नाज़रीन दोबारा ब्रेक पे चलते हैं, वापस आते हैं, फिर अपना सवाल जवाब का सिलसिला जारी रखते हैं। मिलते हैं थोड़ी सी देर में दोबारा। नाज़रीन, प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में दोबारा खुशामदीद कहता हूँ आपको। हमारी कॉल्स का सिलसिला मेरे ख्याल अब दोबारा शुरू हो गया है। कुछ टेक्निकल फॉल्ट आ रहा था, मैंने कहा शायद लोगों को मेरे से अब प्यार नहीं रहा, अब कोई कॉल नहीं कर रहा, लेकिन मुझे अब बताया जा रहा है कि कॉल्स आ रही हैं, लेकिन कुछ सिस्टम में प्रॉब्लम हुई हुई है, इसलिए थोड़ी सी डिले हो रही है। सिर्फ एक चीज़ जो अभी हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे इंग्लिश के हवाले से, मैं एक चीज़ और यहाँ पे मेंशन करना चाहता हूँ। अक्सर लोग करते हैं कि जी हम शादी कर रहे हैं और शादी करके हमने अपना स्टेटस चेंज करना है यहाँ पे, तो लड़की जो है वो इंग्लिश नहीं बोलती ज़्यादा, तो खैर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इंटरप्रेटर कर लेंगे साथ। तो भाई मैं उनसे सवाल ये पूछता हूँ कि आप शादी करने जा रहे हैं, किसी के लिए काम करने नहीं जा रहे कि आपको इंटरप्रेटर की ज़रूरत हो। जब आप शादी करने के लिए जा रहे हैं तो और आप कहते हैं कि जी मेरी बीवी इंग्लिश नहीं बोलती, तो अगर आपकी बीवी इंग्लिश नहीं बोलती, वो ईस्टर्न यूरोपियन है फॉर एग्जांपल, और आप पंजाब से उठ के आए हैं या आप कहीं और से कोई और लैंग्वेज बोलने वाले हैं, आप उसकी ज़बान नहीं बोलते, वो आपकी पंजाबी उर्दू तो बोलने से रही, अगर वो भी चीज़ नहीं है तो फिर आप कम्युनिकेट कैसे करते? नंबर 1। नंबर 2, आपकी शादी की जो पॉइंट बनता है कि वो जेन्युइन है कि नहीं, सब्सिस्टिंग है कि नहीं। भाई इतनी क्या मुसीबत, इतनी मजबूरी क्या हुई कि एक दूसरे से बात किए बगैर इतनी जोर की मोहब्बत होगी कि आपकी शादी करनी लाजमी होगी? साफ पता चलता है, उसमें साफ एक शक उठता है कि ये शादी जेन्युइन नहीं है, ये शैम मैरिज है। सो इस तरह की जब चीज़ें होती हैं तो लोगों को, मुझे ये नहीं समझ आती कि लोग कोर्ट में जाते हैं, जज के सामने एविडेंस देने जा रहे हैं, अपनी बीवी को साथ लेके जा रहे हैं या हस्बैंड को साथ लेके जा रहे हैं, जिनमें से एक को इंग्लिश आती नहीं है, आपकी ज़बान भी नहीं आती, और वो अपनी ज़बान में बात कर रहे हैं इंटरप्रेटर के थ्रू बैठे हुए, जिसका आपको भी नहीं पता कि वो क्या बात हो रही है। सो इस तरह की चीज़ तो बिल्कुल अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने वाली बात है कि कौन सा जज इस बात पे यकीन करेगा कि मियाँ बीवी का रिलेशनशिप बन गया है, आप दोनों कहीं मिले, कहीं आपका रिलेशनशिप शुरू हुआ, आप लोगों ने कुछ ना कुछ वक्त इकट्ठे गुजारा होगा, फिर जाके कहीं इतने वो उस लेवल पे आपकी मोहब्बत चली गई कि आपने फैसला किया शादी करने का। जब आपने शादी करने का फैसला किया तो उस वक्त भी आपकी एक दूसरे के लिए बहुत ख्वाहिशात होंगी कि जो आप एक्सप्रेस करना चाहते होंगे, तो वो कैसे एक्सप्रेस करते हैं? अगर वो सब कुछ नहीं है तो फिर आपकी शादी जेन्युइन नहीं है। जो एक प्रिजम्पशन बनती है वो इसी चीज़ की बनती है। एनीवे, आप फ़ोन कॉल्स लेते हैं जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर बहुत अच्छा प्रोग्राम करते हैं, रोजों में भी सर आप माशाल्लाह थकते नहीं हैं सर। सर वो अंदर का हाल मत पूछो, अंदर क्या हाल हुआ है, अभी गला खुश्क हुआ है, आंखें गिरने वाली हैं, लेकिन लगा हुआ फिर भी। जी बहुत शुक्रिया, बताइए। थैंक यू सर, आपका सारी कम्युनिटी की तरफ से थैंक यू सर आपका। थैंक यू जी, बताइए। सर ये बात ये है कि सर मुझे ना 3-3 साल की 2 दफा डिस्क्रिशनरी लीव मिल चुकी है। ठीक है, लेकिन मैं लीगल आया था, बच्चों की बेस पे मिली है मुझे। बच्चे सेपरेटेड है, वाइफ भी सेपरेटेड है। ठीक, तो उस वजह से मेरे पास कॉन्टैक्ट ऑर्डर था, मुझे मिल गई। जी। अब मेरा इंडेफिनेट ड्यू है सर, ये 2 माह के बाद। सर बात ये है कि जब मैंने इंडेफिनेट के लिए देखा इंटरनेट पे, उस पे लिखा हुआ गाइड नोट्स पे 3 ईयर की जिनको मिली है ना डिस्क्रिशनरी लीव, उनकी कोई पाबंदी नहीं है कि इंग्लिश लैंग्वेज या यूके लाइफ टेस्ट पास करें। ठीक है, मैंने खुद पढ़ा। दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है सर, ये मैंने सोलिसिटर से बात की, वो कह रहे हैं 10 साल तक आपको नेशनैलिटी नहीं मिल सकती क्योंकि आप इलीगल आए हैं, इंडेफिनेट मिल जाएगा आपको। ठीक है आपका। हाँ सर, ये मुझे प्लीज जरा बता दीजिए। ओके, चलिए मैं बताता हूँ। पहले तो मैं आपको, जो आपने इंग्लिश टेस्ट की बात की और जो लाइफ इन द यूके टेस्ट की बात की, मैं आपके साथ बिल्कुल 100% एग्री करता हूँ कि उसमें कहीं ऐसी रिक्वायरमेंट्स नहीं है। मैं जिस वजह से कहता हूँ ये चीज़ करने की, आप जब डिस्क्रेशन के ऊपर जा रहे होते हैं वहाँ पे हमेशा
कहीं ना कहीं कोई ना कोई अगर कोई शक उठाना चाहे तो फिर भी उठा सकते हैं। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि आपके केस में कोई ऐसी चीज़ ना हो कि जिस पे वो कोई भी इशू रेज करें। हाँ ठीक है, उसकी एक रिक्वायरमेंट, लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको सब कुछ लगाना है, साथ ना लगाइए आप। लेकिन मैं ये कहता हूं कि अगर आपने वो भी साथ लगा दिया हुआ तो आपने उनको ये दिखाया ना कि आप इन 6 साल में भी और इंटीग्रेट हुए हैं। ये नहीं कि आप जैसे ही आपको स्टेटस मिलेगा तो फट आप जाके उनके बेनिफिट्स के ऊपर पड़ जाएंगे, ज़बान आपको बोलनी आती नहीं है और आप बिल्कुल एक वो वेट ब्लैंकेट की तरह उनके ऊपर पड़ जाएंगे। मैं इसलिए कहता हूं कि हमेशा कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा जो जो चीज़ें आप कर सकें वो सारी कर दिया करें। एनीवे, अब जो आपका सेकंड पॉइंट आता है कि आपको किसी ने कहा कि जी 10 साल के लिए आपको यहाँ पे नेशनैलिटी नहीं मिलेगी क्योंकि आप इलीगल आए थे। जो इस वक्त नेशनैलिटी का कानून बना दिया है उन्होंने, जो नेचुरलाइजेशन का है, उसमें वो ये कहते हैं कि जी आपने जब नेचुरलाइजेशन के लिए अप्लाई करना है तो आपके पिछले 10 साल की कॉन्डक्ट को देखा जाएगा और उसमें अगर आप कहीं पे भी इन ब्रीच रहे हैं तो उस कॉन्डक्ट को देखते हुए आपको रिफ्यूज किया जा सकता है। अगेन ये एक रूल नहीं है, इसको एज ए डिस्क्रेशन डाला गया है। आपके केस में आप कहते हैं कि जी मैं इलीगल आया था लेकिन बच्चों के बेस पे मुझे यहाँ पे स्टेटस मिल गया। आई डोंट नो आपकी क्या वजूहत थी इलीगल आने की, लेकिन जो भी वजूहत थी अगर वो इस तरह की है कि जिनके ऊपर आपकी मजबूरी थी उस तरह से आना, फॉर एग्जाम्पल आप बच्चों से मिलना चाह रहे हैं, कोई और रास्ता नहीं बन रहा लेकिन आपको यही रास्ता इख्तियार करना पड़ा और उसी बेसिस पे, उसी एंट्री की बेसिस पे आपने फिर एप्लीकेशन भी की, सारा कुछ किया और आपको स्टेटस मिला यहाँ पे। अगर ये चीज़ हुई है तो आप उसको अपनी एप्लीकेशन का हिस्सा बना के डाल सकते हैं। लेकिन हाँ, ये बात बिल्कुल है कि अब हर एप्लीकेशन के अंदर आपके पिछले 10 साल की कॉन्डक्ट को देखा जाता है। अगर कहीं पे भी आप इन ब्रीच रहे हैं और या आपने कोई ऐसा गलत काम किया जो कि आपके इमिग्रेशन रूल्स के खिलाफ था, ये जो कि आपको बताया गया था कि आपने फॉलो करना और आपने उसको फॉलो नहीं किया, अगर ऐसी कोई चीज़ है डेफिनेटली वो आपको रिफ्यूज कर सकते हैं उसके ऊपर। लेकिन मैं यही कहूँगा कि 100% नहीं है कि वो करेंगे, ज़्यादा चांसेस इस चीज़ के हैं कि वो आपके साथ कोई हमदर्दी नहीं दिखाएंगे। लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसी हमदर्दाना बात है जिसके ऊपर आप आर्ग्यू करना चाहते हैं तो उसको ज़रूर आप डालिए उसके अंदर और उसके ऊपर आप अप्लाई कीजिए। अगर आपको कुछ जल्दी नहीं है, अगर आप कहते हैं कि नहीं जी कोई बात नहीं मैं आराम से कर सकता हूँ, क्योंकि 6 साल की बात आपके हो चुकी है, 6 साल से आप लीगल चल रहे हैं, यानी 4 साल आपको और करने हैं। 4 साल जब आपके और गुजर जाते हैं तब जब पिछले 10 साल को देखा जाएगा तो आपके पूरे 10 साल क्लियर होंगे, उसमें कोई ब्रीच नहीं होगी, तब आप अप्लाई कर लीजिएगा। अगर आपको कोई जल्दी नहीं है तो फिर तो वेट कर लीजिए। लेकिन अगर कोई जल्दी है, आप चाहते हैं कि नहीं मैं अफोर्ड भी कर सकता हूँ, मैं एक दफ़ा ट्राई ज़रूर करना चाहता हूँ, तो ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा वो आपको रिफ्यूज़ करेंगे और कह देंगे कि जी ये रीजंस है और आपको डेट पता चल जाती है कि जी इस डेट से पहले मुझे कोई चांसेस नहीं है मेरे सक्सेस होने के, तो उसमें आपको एक तरह का टाइम टेबल अपना मिल जाता है। अगेन दैट इज़ हेल्पफुल टू यू। ऑलराइट सर, बेस्ट ऑफ लक विद दैट। अगला सवाल लेते हैं जी। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम जी, मैं स्टोक से बात कर रहा हूँ। मैं पूछना चाह रहा था, मैंने अपनी अम्मी के लिए अप्लाई किया था। हाँ अपनी जो है वो क्या ना वाइफ की बेस पे वो प्रेग्नेंट हैं, हाँ तो 22 जुलाई उनकी ड्यू डेट है जी। और उन्होंने इस तरह किया, उनको मेरी वालदा को रिफ्यूज कर दिया। अच्छा। और उन्होंने जो रिफ्यूज किया उसके बाद उन्होंने जो पेपर वर्क वापस नहीं किया। अच्छा। अब हम दोबारा से अप्लाई करना चाह रहे थे जी। तो जो है जो उसके लिए जो है वो हम क्या कर सकते हैं, हमारे डॉक्यूमेंट्स उनके पास हैं, हम अगर जो है वो फ्रेश अपील करते हैं, उन्होंने ये जो है उन्होंने ये इतराज लगा के जो है ना वो किया था, रिफ्यूज किया था कि आपके जो कॉन्टैक्ट्स हैं जो पाकिस्तान में उनसे हम सर्टिफाई नहीं है जी। और एक आध पेपर उन्होंने जो है ना बगैर उसके ट्रांसलेशन के लगाया था। ठीक है, उसकी वजह से वो जो उन्होंने किया, रिजेक्ट किया। ओके, चले मैं बता दूं। मैं अपने बारे में पूछना चाह रहा था कि मैं जो है ना यहाँ पे जो है वो इंडेफिनिट स्टे पे हूँ, मैंने अब जो है वो नेशनलिटी अप्लाई करनी है, मेरे पास लाइफ इन द यूके टेस्ट भी है और उर्दू का टेस्ट भी है, तो उसके लिए जो है वो क्या फीस वगैरह क्या और जो है उसका क्या प्रोसेस है, और अगर जो है वो आपके थ्रू हम जो है वो अप्लाई करें नेशनलिटी तो उसके क्या कुछ चार्जेस वगैरह प्लीज़। मुझे आपका आखिरी बस वो सेंटेंस समझ नहीं आया, उससे पहले समझ आ गया था। जो आपने पहले अपनी वालदा का पूछा और दूसरा आपने अपनी नेशनलिटी के लिए पूछा कि आप नेशनलिटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, सो वो बस आखिर में जाके कहीं आपकी आवाज़ डूब गई थी। मेरा ख्याल है कुछ चार्जेस के बारे में आप पूछे थे। सर चार्जेस में आपको यहाँ पे तो कुछ नहीं बता सकता, वो आप दफ्तर फ़ोन कीजिएगा, वहीं से आपको सारा कुछ पता चल जाएगा। जो आपने वालदा का पूछा ना, उसके अंदर मैं आपको सिंपली एक बात बताता हूँ।
आपकी एप्लीकेशन जिस वजह से रिफ्यूज़ हुई, आपने बताया कि उनकी टाइज नहीं है, कॉन्टैक्ट्स की बात नहीं, वो टाइज की बात करते हैं कि जी उनके टाइज वहाँ पे नहीं हैं, कि वो पाकिस्तान में आप जो रहती हैं वो अपने अकेली रहती हैं, या आपके वालिद साहब उनके साथ हैं, कोई और बच्चे हैं, कोई उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, कोई वो काम करती हैं, कोई उनका अपना कोई प्रॉपर्टी वगैरह है, कोई उनके एसेट्स हैं, ये सारी चीज़ें लगा के फिर उनकी टाइज बनती हैं अपनी कंट्री के साथ। अगर वो कुछ भी नहीं है और आपसे भी कह रहे हैं कि जी वो सो आना चाहती हैं यहाँ पे, तो फिर आपको मुश्किल होगी उसके अंदर, बिकॉज आपको कोई ना कोई टाइज दिखानी पड़ती। आप जो फ्रेश अपील का आपने जिक्र किया, वो फ्रेश अपील नहीं, फ्रेश एप्लीकेशन आप कर सकते हैं। अगर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स उन्होंने वापस नहीं भी किए, डजेंट मैटर, आप जो एप्लीकेशन करना चाहें उसके अंदर आप कॉपीज़ लगा सकते हैं और पिछली एप्लीकेशन का हवाला दे सकते हैं कि जी फलाने डॉक्यूमेंट्स फलाने डेट की एप्लीकेशन के साथ डॉक्यूमेंट्स लगाए गए थे, वो डॉक्यूमेंट्स अभी भी आपके पास हैं। जहाँ तक ट्रांसलेशंस की बात आती है, ट्रांसलेशंस में एक चीज़ याद रखिए, आप 10 डॉक्यूमेंट्स लगा दें, अगर वो उर्दू में होते हैं, उसकी ट्रांसलेशन सर्टिफाइड साथ आप नहीं लगाते, तो उसके ऊपर आपको ये कह के रिफ्यूज़ नहीं किया जाता कि आपकी डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो सर्टिफाइड ट्रांसलेशन के साथ नहीं है इसलिए हम रिफ्यूज़ करें। नहीं, वो इसलिए रिफ्यूज़ किया जाता है कि उन डॉक्यूमेंट्स को वो पढ़ नहीं सकते। जब वो उनको पढ़ नहीं सकते तो फिर उनको वो इस्तेमाल भी नहीं कर सकते। अगर वो इस्तेमाल नहीं कर सकते आपकी एप्लीकेशन के लिए, तो वो डॉक्यूमेंट्स हों या ना हों, वो एक जैसी चीज़ है। सो वो जो आपके रिफ्यूज़ल में लिखा जाता है, वो ये लिखा जाता है कि आपने डॉक्यूमेंट्स जो सबमिट कराए वो आपके ट्रांसलेशन के बगैर थे, इसलिए उन डॉक्यूमेंट्स को हम देख भी नहीं सकते, उनके ऊपर हम कोई फैसला भी नहीं कर सकते। सो इसलिए आपके डॉक्यूमेंट सर्टिफाइड ट्रांसलेशन के साथ होने ज़रूरी हैं। अब मसला यहाँ पे ये ज़रूर आता है कि आप पाकिस्तान में अप्लाई कर रहे हैं, वहाँ पे जो गुलाबी अंग्रेज़ी सर्टिफाइड ट्रांसलेटर्स मारते हैं, उससे तो लाख दर्जे बेहतर है कि आप वो ट्रांसलेशन ना लगाएं साथ, क्योंकि मैंने कई केसेस बर्बाद होते देखे हैं ट्रांसलेशंस की वजह से। आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ठीक होता है, उसकी ट्रांसलेशन करते हुए वो ऐसी बोंगियाँ मारी होती हैं उन्होंने, और फिर हर तरह के उन्होंने रंग बिरंगे स्टैम्प्स लगाई होती हैं ऊपर, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। आपने सिर्फ अपनी ट्रांसलेशन करानी है। अगर आप यूके से करा लें, किसी सर्टिफाइड ट्रांसलेटर से करवा लें, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेंगे, आपके केस के अंदर ज़्यादा जान रहती है, क्योंकि वो ट्रांसलेशन कोई ट्रस्टवर्दी तो होती है। सो आपने मेक श्योर ये करना है, आप नई एप्लीकेशन कर रहे हैं, सारी टाइज लगाइए उनकी, जो जो आपके वो कनेक्शंस हैं पाकिस्तान के साथ, वो सारे उनकी तरफ से लगाइए, और प्लस जो आपने डॉक्यूमेंट सबमिट कराने हैं, उन डॉक्यूमेंट्स की अगर ट्रांसलेशंस नहीं हैं तो प्लीज़ सर्टिफाइड ट्रांसलेशंस प्रॉपर सही इंग्लिश के अंदर करवा के लगाइएगा, ताकि पढ़ने वाले को समझ तो आए कि उसके अंदर क्या लिखा। ऑलराइट जी। और जो आपकी नेशनलिटी वाली आपने बात पूछी थी, उसके अंदर जो मुझे आपकी बात समझ आई थी वो यही थी कि आप उसके लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं और आपकी वो रिक्वायरमेंट्स वगैरह पूछना चाह रहे थे। रिक्वायरमेंट्स आपके लिए सिर्फ यही हैं कि अगर आपके पास इंडेफिनिट लीव है, आपको अगर 5 साल हो चुके हैं लीगल रहते हुए यूके में, इंडेफिनिट लीव मिले हुए 1 साल गुजर चुका है, तो आप नेचुरलाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आपकी कोई ब्रीच ना हो, कोई क्रिमिनल ऑफेंस ना आपने किया हो, और आपके जो लाइफ इन द यूके टेस्ट और अपना B1 टेस्ट आपने लगाना है वो साथ ज़रूर लगाना है। इसके अलावा बाकी तो जो डॉक्यूमेंटेशन की बात है, अगर आपने शादी के बेस पे इंडेफिनिट लीव आपको मिली थी, ब्रिटिश नेशनल से शादी करके या ILR होल्डर से शादी करके, उस बेसिस पे अगर मिली थी तो आप 3 साल के बाद अप्लाई कर सकते हैं, और इंडेफिनिट लीव के बाद आपको 1 साल इंतजार करने की ज़रूरत नहीं होती। ऑलराइट सर, बेस्ट ऑफ लक। अगला सवाल लेते हैं जी। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वास्सलाम। हाँ जी, अली भाई साहब, मुझे आपसे क्वेश्चन पूछना है कि मैं ब्रिटिश सिटीजन हूँ। हाँ जी। और मेरी जो निकाह सेरेमनी शादी है उसको 7 साल हो गया, और मैं पिछले 2 साल से कंटिन्यूली अपने हस्बैंड के लिए यहाँ सेटलमेंट वीजा अप्लाई कर रही हूँ, और पहले मैं काम करती रही हूँ यहाँ पर जी। और सारा कुछ दिखाया है। हाँ जी, हमारे बच्चे नहीं हैं, और मैंने काम वगैरह भी शो किया था, क्योंकि वो भी यहीं पे 9 साल से रह रहे हैं, और मैंने अपना काम भी शो किया था। तो फिर भी ये मैं खुद असाइलम सीकर थी, और मुझे ना 9 साल के बाद मिला था, नेशनैलिटी मिली थी, और मैं पाकिस्तान चली गई थी। तो इन्होंने फर्स्ट टाइम ये लगाया था रीजन कि आपकी वाइफ क्यों पाकिस्तान गई है, ये वो दैट था कि मेरे पास नेशनैलिटी थी और मैं चली गई थी। तो फिर दोबारा से काफी दफा अप्लाई किया, तो इन्होंने रिफ्यूज किया। तो अब मेरा जनवरी में एक्सीडेंट हुआ था, और उसमें मुझे काफी चोटें वगैरह लगी हैं, और यहाँ तक कि मेरी डिसेबिलिटी अप्रूव हो गई है, और अब मुझे लाइक मैं डिसेबिलिटी जो है बेनिफिट वो अप्लाई कर रही हूँ जी। तो फिर से दोबारा से हमने भेजा अपना केस, 2 महीने हो गए हैं। तो मैंने आपसे ये पूछना था कि कितने चांस हैं इस चीज में, क्योंकि बच्चे वगैरह भी नहीं है, तो क्या चांस है इसमें? ओके, मैं बताता हूँ जी। देखिए, लास्ट 2 मिनट्स रह गए, तो मैं आपको जल्दी से जवाब देता हूँ, आप गौर से सुनिएगा। आपको डिसेबिलिटी अब अलाउंस मिलना शुरू हो गया है, सो आपकी जो वो मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट है अब वो आपके ऊपर लागू नहीं होती।
बेस्ट चीज़ जो मैं कहूँगा वो ये है कि आपके हस्बैंड वापस चले जाएं पाकिस्तान, वहाँ से जाके वो अप्लाई करके आएँ एंट्री क्लियरेंस के लिए। क्यों? क्योंकि इतनी देर से आप एप्लीकेशंस डालते जा रहे हैं, ऑब्वियसली आपके पास एविडेंस तो सारा मौजूद है कि आप इकट्ठे हैं, आपका रिलेशनशिप जेन्युइन है, आपका सारा कुछ ठीक है। अब क्योंकि आपकी डिसेबिलिटी हो गई है, अब आपकी जो डिसेबिलिटी अलाउंस की वजह से आपकी इनकम रिक्वायरमेंट्स भी आपके ऊपर नहीं आती, तो वो आराम से उसके ऊपर अप्लाई करके आ सकते हैं। यहाँ से आप अप्लाई करते रहेंगे तो आपको बार बार रिफ्यूज़ किया जाएगा इस बेस पे कि ऐसे कौन से इनसरमाउंटेबल ऑब्स्टिकल्स हैं जिसकी वजह से आप वापस नहीं जा सकती। आपकी असालम की बेस थी, जब आपने असालम का जिक्र किया तो मेरे दिमाग में यही आया कि वो आपका अच्छा पॉइंट है, लेकिन साथ ही आपने कह दी कि जैसे आपको नेशनलिटी मिली तो आप पाकिस्तान चली गई थी, तो इसका मतलब आपको अब वहाँ पे खतरा नहीं था तभी आप गई थी। सो ये आपकी एक वीकनेस आ जाती है। मैं आपको कहूँगा कि बार बार एक ही दीवार में सर मारने से बेहतर है कि अब आप कोई डिफरेंट दीवार चूज़ करें जो शायद थोड़ी नरम हो, जिसको आप तोड़ भी सकें। सो मैं आपको ये कहूँगा कि बजाय इससे कि आप यहीं से उनके लिए कोशिश करते रहें, बेहतर है कि आप उनको कहें कि वो वापस जाएं। आपका केस इतना स्ट्रांग बन सकता है कि वो वहाँ से आराम से वीज़ा लगवा कर आ सकते हैं, वही आपके लिए बेहतर रहेगा, बजाय इससे कि आप यहीं से बार बार कोशिश करते रहें और बार बार रिफ्यूज़ होते हैं। ऑलराइट जी, बेस्ट ऑफ लक। अगर आपको ज़्यादा डिटेल में बात करनी होगी तो मुझसे ज़रूर कर लीजिएगा, मैं आपको समझा दूंगा। मेरा ईमेल एड्रेस आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा। मेरी कोशिश होती है कि आपको ज़रूर ईमेल का जवाब मिले। नाज़रीन, अब जैसा मैंने प्रोग्राम के शुरू में जिक्र किया, अब अगर आप कहीं पे भी हैं यूके में या यूके से बाहर, तो आप कहीं से भी हमसे रब्ता कर सकते हैं और एक स्मार्टफोन के ज़रिए सिर्फ आपके साथ बात हो सकती है। सो इसको एक ट्रायल बेसिस पे ट्राई करके ज़रूर देखिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि आपके कमेंट्स क्या होते हैं। इंशाल्लाह अगले हफ्ते इसी जगह इसी वक्त दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़ एंड गुड इवनिंग।